इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। तो पहले हम थोड़ा सा अपना सिलेबस को रिकैप कर लेते हैं कि हमको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने थे इस सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, तो देखो यार, आप जो एग्जाम देने वाले हैं उस पेपर का टाइटल क्या रहने वाला है, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 किताबें पढ़नी है। पेपर तो सेम ही होने वाला है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस इजी बनाने के लिए 2 अलग अलग पार्ट में ब्रेक किया गया है। पहले आपको पढ़ना है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, इसके अंदर आपको ये 4 यूनिट पढ़ने हैं। और दूसरा आपको दिखेगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से, इसके अंदर भी आपको 4 यूनिट पढ़ने थे। ठीक है, तो आई होप आपने अपना सिलेबस 40-50% आप तक कवर कर लिया होगा, क्योंकि अभी एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो 50% भी अगर आप सिलेबस कवर कर लिए हो तो उतना काफ़ी है। आप क्या करो, उसको 70% तक ले जाओ। ठीक है, 70-80% तक, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो खुद से वो सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इस फिजिक्स का 2 क्लास लेंगे। पहले क्लास के अंदर हम इन चारों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दूसरे क्लास में इन चारों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मतलब क्या, पार्ट ए के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू एग्जाम हो रहा है तो आप इस सीरीज को अच्छे से ऑब्जर्व करना। यहाँ पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस किए हैं जो कि पीवाईक्यू में आए हुए हैं। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से हो ये बात हमको जरूर बताना, और अगर आपकी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू एग्जाम हो रहे हैं तो ये बात भी आप जरूर बताना। एक इम्पॉर्टेंट और बात, अगर एमसीक्यू एग्जाम आप दे रहे हो तो एग्जाम के बाद आपको आंसर जानना जरूरी होता है कि इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही था। तो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्ज़ाम आपका जब भी होता है, एग्ज़ाम कंप्लीट करके आप कुछ टाइम बाद हमको पेपर अपना सेंड कर देना। हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करेगी, जिससे हम क्या, उन पेपर को सॉल्व करके जल्दी से जल्दी उनका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द मेन कंडीशन फॉर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज दैट इट शुड टू रिजिड। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन यही है कि वो रिजिड होना चाहिए। ठीक है, हु गेव द थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, तो आइजैक न्यूटन ने क्लासिकल मैकेनिक्स का थ्योरी दिया था, और मैक्स प्लैंक ने क्या दिया था, क्वांटम मैकेनिक्स का थ्योरी। ठीक है, द पोजिशन और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी फॉर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे एक ट्रेन है और ट्रेन के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है। ठीक है, और ट्रेन मान लो इस डायरेक्शन में आगे जा रही है, और यहाँ ट्रेन के बगल में मान लो यहाँ पे पेड़ बने हुए हैं बहुत सारे। ठीक है, पेड़ कैसे बनाए, चलो ट्री बोल देते हैं, रफ कैसे होता है भाई, चलो कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। ये हमारे पास ट्रेन है, यहाँ के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, ट्रेन हमारा इस डायरेक्शन में आगे जा रही है, और बगल में क्या, सब छोटे छोटे पेड़ बने हुए हैं। ठीक है, चलो पेड़ बने हुए हैं, और पेड़ के बगल में भी एक आदमी खड़ा है। ठीक है, तो देखो जो ट्रेन में आदमी है उसको क्या लगेगा, ट्रेन रुकी हुई है। क्यों, क्योंकि वो आराम से अपने सीट पे बैठा है, वो मूव नहीं कर रहा, तो उसको क्या लगेगा, ट्रेन रुकी हुई है। लेकिन जो सामने रोड साइड की तरफ पेड़ बने हुए हैं वो क्या, पीछे जाते हुए दिखेंगे। किसको, इस ट्रेन के अंदर बैठे वाले आदमी को। इसको क्या दिखेगा कि ट्रेन मेरा रुका हुआ है और पेड़ सभी पीछे जा रहे हैं। वही दूसरा सिचुएशन, इसको देखो, इस पर्सन को जो पेड़ के बगल में खड़ा है, इसके लिए क्या दिखेगा कि पेड़ क्या, रुका हुआ है और ट्रेन आगे जा रही है। पेड़ रुका हुआ है, ट्रेन आगे जा रही है। तो देखो यार, अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहे हो तो सेम ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम इस ट्रेन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं तो इंसान को क्या लग रहा है, ट्रेन रुका हुआ है, और अगर इस पेड़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं तो इस इंसान को क्या लग रहा है कि ट्रेन चल रहा है। ठीक है, तो वही है, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए स्टेट ऑफ मोशन डिफरेंट होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर 2 टाइप्स, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आल्सो कॉल्ड गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेशन में जीरो, अब भी जानते हो इनर्शियल फ्रेम के अंदर एक्सेलरेशन कैसा होता है, जीरो होता है। एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, और वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थ इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, डे टू डे लाइफ में हम उसको इनर्शियल मानते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एग्जाम्पल है।
एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम्स आर नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऐसे फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहे हैं वो क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम्स होते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखो यार, जितने भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं उनके अंदर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड होते हैं। कैसे होते हैं, इनवैलिड होते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो आप याद कर लो तो बेटर है, ठीक है। इससे एमसीक्यू हमेशा बनते हैं। जैसे देखो, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन। तो इनका फॉर्मूला ही आप याद कर लो तो वो फायदेमंद होगा, ठीक है। तो देखो यार, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन देखते हैं तो जो एक्स डैश होता है वो एक्स माइनस वी टी के बराबर, एक्स वाई जेड क्या ओरिजिनल पोजीशन है, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश क्या है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो उसका पोजीशन में चेंज आया उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, वी क्या है वेलोसिटी है, टी क्या है टाइम है, ठीक है। तो ये एक्स डैश एक्स माइनस वी टू के बराबर होता है, वाई डैश वाई के, जेड डैश जेड के बराबर, टी डैश टी के बराबर। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्टेंस और लेंथ करते हैं तो ये हमेशा एल डैश के बराबर होता है। ये सभी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बात हो रही है, इस बात को याद रखना। और अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो डी आर अपन डी टी, सॉरी डी आर डैश अपन डी टी इक्वल टू डी आर अपन डी टी माइनस बी के बराबर। डी आर डैश अपन डी टी को आप यू डैश से भी डिनोट करते हो और डी आर अपन डी टी को यू से, तो यू डैश इक्वल टू यू माइनस बी हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन डी यू डैश बाई डी टी इक्वल टू डी यू बाई डी टी मतलब ए डैश इक्वल टू ए, ठीक है। चारों बार ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज आल्सो इनवेरिएंट टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। द ऑपरेटर्स यूज्ड इन माइकलसन मोरे एक्सपेरिमेंट इज इंटरफेरोमीटर। जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में यूज होता है उस ऑपरेटर्स को क्या बोलते हैं, इंटरफेरोमीटर होता है। इन माइकलसन मोर एक्सपेरिमेंट बोथ द मिरर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू वन अनदर। एक प्लेन ऐसे रहता है, एक प्लेन ऐसे रहता है, ठीक है। The total path difference introduced between two beam is 2d square upon c square, ठीक है। कोई भी बीम है उनके बीच जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2d स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होता है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन कितना होता है, जीरो। फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। कई बार सबको लगता है कि रेस्ट मास मतलब मास की बात चलिए तो मास तो कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रेस्ट मास दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। इन विच फ्रेम द ऑल फंडामेंटल लॉज आर इनवेरिएंट। तो इनर्शियल फ्रेम के अंदर जितने भी फंडामेंटल लॉ हैं वो इनवेरिएंट होते हैं, ठीक है। द फ्रेम फॉर विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। तो इनर्शियल फ्रेम के लिए लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड होता है। In Galilean transformation, the velocity of light in a free space is independent of the observer's motion, ठीक है। Galilean transformation के अंदर velocity of light free space के अंदर observer के motion के independent होता है। Classical kinematics obey Galilean transformation। जितने भी classical kinematics हैं वो Galilean transformation obey करते हैं, ठीक है। The value of gamma is 1 upon under root 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। लॉरेंज इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस इज एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। या इसको आप ऐसे भी लिखते हो, एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन, सॉरी वी टी इंटू गामा लिखते हैं ना, हाँ वी टी इंटू गामा भी लिखते हैं क्योंकि गामा का वैल्यू अभी देखो ऊपर लिखा हुआ है 1 अपॉन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। लॉरेंज इक्वेशन फॉर टाइम इज टी डैश इक्वल टू गामा टी 1 माइनस एक्स बी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। विच वन इज कॉल्ड इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर टाइम। तो टी इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये क्या कहलाता है, inverse Lorentz transformation equation for time. Classical physics is just a special case of relativistic physics. Classical physics relativistic physics का एक स्पेशल केस है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ simultaneity is t डबल डैश इक्वल टू गामा वी x1 माइनस x2 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। Simultaneity is a relative concept. Simultaneity क्या एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है।
According to Lorentz transformation, the length of a rod in one frame of reference which is moving with velocity v is then its proper length. तो क्या होगा, शॉर्टर होगा. अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी एक रॉड है उसका लेंथ किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो क्या मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, उसके ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले क्या होगा, कम होगा. इसी को हम क्या बोलते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. लेंथ का कम हो जाना. जब कोई ऑब्जेक्ट है, ये रॉड ही था, ये ओरिजिनल इतने लेंथ का था जब रखा हुआ था ये लेंथ का, जब ये क्या v वेलोसिटी से मूव करने लगेगा तो ओरिजिनल के मुकाबले इसका लेंथ कम दिखेगा. जैसे प्लेन ही है, ज़मीन पे रहती है तो प्लेन का इतना बड़ा हाइट इतना बड़ा लेंथ दिखता है, इतना बड़ा का प्लेन है. लेकिन जब आसमान में उड़ती रहती है बहुत स्पीड से तो क्या दिखती रहती है, छोटे से पंछी की तरह दिखती है. इसी को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी होता है, यल क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ, यल नॉट क्या होता है, स्पीड में जब मूव कर रहे हैं उस टाइम पर लेंथ. ठीक है, यल इक्वल टू यल नॉट, सॉरी यल नॉट क्या होता है, लेंथ ऑफ रॉड, या जिस भी आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो जब वो रुका हुआ है. ठीक है, इज नोन एज प्रॉपर लेंथ, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर लेंथ. और यल क्या होता है, जब हम उस ऑब्जेक्ट को v स्पीड से मूव कराते हैं उसके बाद उस टाइम पे उसका लेंथ. ठीक है, यल इक्वल टू यल नॉट इंटू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होता है. इफ v इज मच लेस देन c देन यल इक्वल टू यल नॉट. अगर हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर देखो, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इक्वेशन के अंदर अगर हमारे पास v का वैल्यू, ये जो यहाँ पे ऊपर है, इसका वैल्यू बहुत कम हो जाए c से. देखो v मतलब क्या, स्पीड है. किसी एक ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना होगा, 100 मीटर पर सेकेंड, 500 मीटर पर सेकेंड या 1000 मीटर पर सेकेंड. और स्पीड ऑफ लाइट c कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना ज़्यादा. इसीलिए अगर v का वैल्यू बहुत कम हो जाए c से तो यल इक्वल टू यल नॉट हो जाता है. ये नियरली टर्म क्या 0 हो जाता है, तो अंडर रूट 1 मतलब 1 हो जाता है. तो सिंपली क्या यल इक्वल टू यल नॉट मिल जाता है. द इक्वेशन ऑफ टाइम डायलेशन इज डेल्टा टी इक्वल टू गामा डेल्टा टी डैश. ठीक है, इन क्लासिकल मैकेनिक्स द मास डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल. क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मास वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता. Which equation show variation of mass with velocity. तो m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस p स्क्वायर. ये क्या, ये मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि आपका रेस्ट मास और एक्चुअल मास में रिलेशन क्या होता है. ठीक है, कोई एक बॉडी है, अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसका रेस्ट मास और ओरिजिनल मास में क्या डिफरेंस होगा. ठीक है, और आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन इज m माइनस m नॉट इंटू सी स्क्वायर. ठीक है, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम इज, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक मोमेंटम. अगर रिटन एग्जाम होता है तो ये इसका प्रूफ बहुत बार पूछता है, लेकिन ये MCQ है तो ये आना कंपल्सरी बोल सकते हैं. ई स्क्वायर इक्वल टू m नॉट c के पावर 4 प्लस p स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर. ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंदर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर वो क्या होता है, इनवेरिएंट होता है. क्लॉक मूविंग इन रेफरेंस फ्रेम एज कंपेयर टू आइडेंटिकल क्लॉक एज इन रेस्ट फ्रेम अपीयर्स एज स्लोअर. ठीक है, कोई भी क्लॉक है वो किसी एक मूविंग रेफरेंस फ्रेम के अंदर है, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे कोई एक क्लॉक जो रुकी हुई है तो उसके मुकाबले क्या दिखेगा कि धीमा चल रहा है, ऐसा दिखेगा. Relativistic velocity of particle is given by pc upon under root p square plus m naught square into c square. The term relativistic indicates the efforts that are observed when velocity is near as velocity of light. ठीक है, if the object reaches the speed of light its length changes to 0. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट को टच कर जाता है तो उसका लेंथ चेंज क्या 0 हो जाता है. इफ E is the energy then the inertial mass is E upon c square. ठीक है, if an object approaches the speed of light its mass become infinite. अगर वो ये ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के वो टच कर जाए तो उसका मास इन्फाइनाइट हो जाएगा. ये कैसे पता चला, इस रिलेशन से. कहाँ गया हमारे पास, यहाँ पे m इक्वल टू m नॉट
अपन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बी क्या होता है? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर क्या स्पीड, वो उस क्वेश्चन में क्या देखा कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाए, मतलब इक्वल हो जाए, तो यहाँ पे सी ऊपर बी की जगह सी हो जाएगा, तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाने वाला है, तो क्या मिल जाने वाला? 1 मिलेगा, तो 1 माइनस 1 जीरो, नीचे क्या हो गया? अंडर रूट जीरो, मतलब क्या? जीरो, तो 1 ऊपर क्या है? एम नॉट, नीचे जीरो, मतलब क्या? समथिंग ऊपर कांस्टेंट और नीचे क्या? जीरो, तो 1/0, जैसे 1/0 इन्फिनिटी होता है तो एम नॉट अपन जीरो भी इन्फिनिटी होगा, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फिजिक्स है यहाँ, थोड़ा सा सोचोगे आंसर मिल जाएगा। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ऑन द मून रिलेटिव टू पीरियड ऑन द अर्थ इज लॉन्गर। आप जानते हो ना, टू टाइम पीरियड क्या होता है? 2π√L/g, क्योंकि हम जानते हैं मून पे ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले g/6 होता है, तो यहाँ पे देखो नीचे g/6 है, तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फिजिकल लॉ आर द सेम इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच मूव एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 9-10 से आप जानते हो। नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड मीन्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज इंट्रोड्यूस बाय मैक्स प्लैंक। जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था, क्लासिकल मैकेनिक्स का क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, और क्वांटम का मैक्स प्लैंक ने। कॉम्पटन इफेक्ट शो पार्टिकल नेचर ऑफ वेव। कॉम्पटन इफेक्ट क्या शो करता है? वेव का पार्टिकल नेचर। इन प्लैंक रेडिएशन लॉ एट अ लो वेवलेंथ द एनर्जी डेंसिटी फॉलो द एक्सपोनेंशियल टर्म कर्व। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। एट पीक वेवलेंथ अ ब्लैक बॉडी इमिट्स मैक्सिमम रेडिएशन। पीक वेवलेंथ पे ब्लैक बॉडी मैक्सिमम रेडिएशन इमिट करता है। फुल कर्व ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाज सक्सेसफुली एक्सप्लेन बाय प्लैंक रेडिएशन लॉ। किसी भी ब्लैक बॉडी का फुल कर्व प्लैंक रेडिएशन लॉ ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। द फिनोमेना ऑफ फोटोन इमिशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हर्ट्ज। हर्ट्ज ने पहली बार फोटोन इमिशन का फिनोमेना ऑब्जर्व किया था। द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंट वोल्टमीटर से मेजर्ड होता है, इतना याद रखो। अब किसके बीच अप्लाई होगा? कैथोड एनोड के बीच अप्लाई होगा, वो तो नॉर्मल सी बात है। द रिलेशन बिटवीन फोटो करंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इनके बीच फोटो करंट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा फोटो करंट मिलेगा उसको, उतना ज़्यादा इंसिडेंट लाइट इंटेंसिटी होगा इंसिडेंट लाइट का। ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस द फोटो करंट इंक्रीज। हम क्या करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, फोटो करंट इंक्रीज होगा। इफ द नेगेटिव पोटेंशियल इज अप्लाइड टू एनोड विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, देन द फोटो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द frequency of the incident radiation। ठीक है, the rate of photo emission is directly proportional to intensity of incident radiation। ठीक है, there is no time lag between the incident of light and emission of photo electrons। ये बात सही है? हाँ सही है। जैसे ही मेटा सरफेस पे लाइट गिरती है, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है, उनके बीच कोई भी टाइम का गैप नहीं होता। इन कॉम्पटन इफेक्ट द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। कॉम्पटन इफेक्ट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन। ये बात सही है? हाँ ये बात सही है। इलेक्ट्रॉन और फोटोन की, एक सेकेंड, कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और फोटोन का कोलिजन कराया जाता है। ठीक है, उसे क्या पता चलता है? वेव का पार्टिकल नेचर पता चलता है। इन कॉम्पटन इफेक्ट थीटा इज नोन एट रिकॉइल एंगल। थीटा को क्या बोलते हैं? रिकॉइल एंगल बोलते हैं। इन कॉम्पटन इफेक्ट फाई को क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग एंगल। फाई इज कॉल्ड स्कैटरिंग एंगल। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। कोई भी फोटॉन है, उसका अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो उसका मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो उसको सॉल्व कैसे करेंगे? आंसर तो एच अपन लैम्डा होगा। देखो आया कैसे? मोमेंटम क्या जानते हैं? मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्योंकि हम फोटॉन की बात कर रहे हैं तो फोटॉन का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा, तो P इक्वल टू एम सी। हम क्या जानते हैं? मास एच एफ अपॉन सी स्क्वायर के बराबर होता है, तो इस एम का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो P इक्वल टू एच एफ अपॉन एच एफ इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर हो गया, तो एक सी से एक सी कैंसिल हो गया,
तो बी इक्वल टू एच एफ अपान सी हो गया। हम क्या एफ का वैल्यू कितने के बराबर जाते हैं, सी अपान लैम्डा। तो एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या होने वाला है, सी से सी कट जाने वाला है, एच अपान लैम्डा बचेगा। तो पी इक्वल टू एच अपान लैम्डा आ गया मोमेंटम। ठीक है, कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू एच एम नॉट सी 1 माइनस कॉस फाई। In a photoelectric current, the maximum initial velocity of emitted electron depend upon frequency of incident light। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दोनों पे डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन सी हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, 63 की बात करते हैं। द वेव एसोसिएटेड विद द मैटर पार्टिकल आर नोन एज मैटर वेव। ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी, या लैम्डा इक्वल टू मोमेंटम की जगह मास इनटू वेलोसिटी हम भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डी ब्रोगली इक्वेशन इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डी ब्रोगली इक्वेशन मतलब लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी है, इसको आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखो। ठीक है, तो देखो हम काइनेटिक एनर्जी क्या जानते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर। करते क्या है, यम से ऊपर नीचे हम यम से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या होने वाला है, हाफ एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपन यम होने वाला है। ठीक है, तो मोमेंटम पी इक्वल टू क्या जानते हैं, यम भी। तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। तो एम स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह पी स्क्वायर हो गया बाई एम हो गया। तो यहाँ से क्या मिल गया, हम पी का इक्वेशन वैल्यू निकालते हैं तो 2m के ही हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था तो रूट के अंदर ये आ जाएगा। तो देखो यार, लैम्डा इक्वल टू एच अपान पी जानते ही हम, डी ब्रोगली इक्वेशन। अब पी का वैल्यू ये मिल चुका है काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, तो ये लैम्डा इक्वल टू एच अपान अंडर रूट 2m के क्या हो गया, डी ब्रोगली इक्वेशन इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट डी ब्रोगली इक्वेशन इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। तो हम क्या जानते हैं, के इक्वल टू क्यू बी। तो बस के का वैल्यू पुट करो, लैम्डा इक्वल टू एच अपन अंडर रूट 2m क्यू बी मिलता है। क्यू क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम नॉट सी स्क्वायर के बराबर होता है, और रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 के बराबर होता है। ठीक है, फोटोन ओबे बोस आइंस्टाइन रिलेशन, जितने भी फोटोन होते हैं वो बोस आइंस्टाइन रिलेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट। कॉम्पटन इफेक्ट क्या, कॉर्पस्कुलर या जिसको आप पार्टिकल बोलते हो, नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताता है। इन कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन शिफ्ट इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ इफ एंगल ऑफ स्कैटरिंग इज पाई बाई टू। अगर एंगल पाई बाई टू हो जाए, सॉरी एंगल ऑफ स्कैटरिंग पाई बाई टू हो जाए, तो कॉम्पटन शिफ्ट कॉम्पटन वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, विंड डिस्प्लेसमेंट ला लैम्डा आई एम इंटू टी क्या होता है, कांस्टेंट। विच फिनोमेना इज ऑप्टिकल एनालॉग ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ एक्स-रे। तो रामन स्कैटरिंग ऑप्टिकल एनालॉग है इन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ एक्स-रे। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद गामा रेस्ट। कॉम्पटन इफेक्ट गामा रेस से एसोसिएट है। द स्पीड ऑफ द वेव ट्रेन इज कॉल्ड फेज वेलोसिटी। वेव ट्रेन की स्पीड को क्या बोलते हैं हम, फेज वेलोसिटी बोलते हैं। मैटर वेव इज प्रोबेबिलिटी वेव। मैटर वेव को क्या बोलते हैं हम, प्रोबेबिलिटी वेव बोलते हैं। द फेज वेलोसिटी ऑफ वेव एसोसिएटेड विद द पार्टिकल इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी vg एंड फेज वेलोसिटी vp इन द डिस्पर्सिव मीडियम इज v is equal to vp minus dvp upon d lambda. For light waves in free space, the group velocity is same as the wave velocity। ये बात सही है, हाँ ये बात सही है। Relation between phase velocity and group velocity for a non-relativistic free particle vp is equal to vg by 2। ठीक है, the mathematical function phi is known as wave function। ठीक है, the correct relation for group velocity is vg is equal to dw upon dk। Mode of phi square is called probability density। ठीक है, the probability of finding the particle over the entire range of space will be equal to unity if the de Broglie wavelength of proton and alpha particle is same, then ratio between their velocity। तो बोला क्या है, de Broglie wavelength of proton lambda p equal to de Broglie wavelength of alpha particle। तो lambda इक्वल टू क्या होता है, h अपान एम वी। तो मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 4 रख देंगे। तो इनका रेशियो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होगा, 4:1। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बोल दिया ना, नहीं
वेलोसिटी ऑफ अगर प्रोटॉन 1 है तो अल्फा पार्टिकल का मास उसके 4 गुना होता है। ठीक है, चलो इनको नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो सेकंड पार्ट दिखा था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।